नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर जो 81 लगा है उसके सॉल्यूशन। तो देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आए, एक एक करके अपन देखते हैं। इस मॉक टेस्ट का अपना जो पहला क्वेश्चन था वो ये है कि इनमें से कौन सी एक ऐसी बीमारी है जो विश्वव्यापी उन्मूलन के लिए एक संभावित दावेदार है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज अ पोटेंशियल कंटेंटेंडर फॉर वर्ल्ड वाइड इरेडिकेशन। क्या मतलब है इसका कि इनमें से कौन सी एक बीमारी है जिसमें अब ऐसा फील हो रहा है कि वर्ल्ड पूरे विश्व के लेवल पर अब इसके कोई मरीज नहीं बचे हैं या न के बराबर है, मतलब विश्व से लगभग अब ये खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों ये बीमारी है आपकी कौन सी? पोलियो। कौन सी बीमारी है ये? अगर आपसे पूछा जाए बीमारी कौन सी है तो ये बीमारी है आपकी पोलियो। देखो मैं इसके अंदर एक फैक्ट और बता देता हूं। 27 मार्च 2014 को इंडिया ने घोषणा की थी कि अब उसके यहां से पोलियो क्या हो चुकी है, इंडिया ने घोषणा की थी कि उसके यहां से पोलियो खत्म हो चुका है। उसके बाद कोई इक्का दुक्का अगर कोई एक्सेप्शनल केस आया तो अलग बात है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया ने कब घोषणा की थी कि पोलियो उसके यहां से खत्म हो चुका है, तो भारत ने तो घोषणा की थी 27 मार्च 2014 को। जबकि अब आते आते ऐसा देखा गया है 2023-24 तक कि लगभग 99.5 या 8% तक विश्व से पोलियो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो कौन सी बीमारी जो विश्व से लगभग खत्म होने के कगार पर है, तो वो है आपकी कौन सी? पोलियो। पोलियो जिसका पैथोजन रोगजनक क्या होता है? वायरस होता है। कौन होता है? एक वायरस होता है। वायरस का नाम क्या होता है? इसके वायरस का नाम होता है एंटेरोवायरस। पोलियो एक वायरस से होने वाला बीमारी है, रोग है, और इसके वायरस का नाम क्या है? एंटेरोवायरस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। 1928 से 1980 के बीच में भारत ने ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आपको बता देता हूं। देखो मैं आपको बताता हूं, इसको अच्छे से अपन देखते हैं। भारत ने सबसे पहला अपना पता गोल्ड मेडल कब जीता था? 1928 का जो ओलंपिक हुआ था। कहां पर हुआ था 1928 का ओलंपिक? ये हुआ था आपके एम्स्टर्डम में। कहां पर हुआ था? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम राजधानी आपको पता हो किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की। तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम के अंदर जो ओलंपिक हुआ था, उस ओलंपिक के अंदर भारत ने हॉकी के अंदर क्या जीता था? गोल्ड जीता था। उसके बाद अब मजे की बात देखो, जस्ट अगला जो ओलंपिक हुआ था 1932 में, 4 साल बाद होते हैं, इसमें भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। अगला 1936 वाला जो हुआ था उसमें भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। 1928 और 32 और 36 लगातार इन 3 में गोल्ड मेडल जीता। आपको पता होना चाहिए कि 1940 में जो आपका ओलंपिक होना था और 1944 में जो आपका ओलंपिक होना था, ये ओलंपिक एक्चुअल में हुए ही नहीं थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था इन दिनों। तो 1936 के बाद सीधा अगला ओलंपिक हुआ था 44 के बाद। अगला 4 साल बाद कब आएगा? 1948 में। मजे की बात है कि इंडिया ने इसमें भी क्या जीता? गोल्ड। फिर 4 साल बाद अगला कौन सा होगा? 1952, इसमें भी इंडिया ने गोल्ड जीता। फिर 4 साल बाद 1956 में, इसमें भी इंडिया ने क्या जीता? गोल्ड। तो सोचो ये कितना हॉकी का हमारा गोल्डन एरा रहा है। हर ओलंपिक में इंडिया हर बार क्या जीत रहा था? गोल्ड जीत रहा था। 1956 वाले में भी गोल्ड जीता। फिर तो ये कितने हो गए आपके बताओ? 3 और 3 कितने हो गए? 6। एक सेकंड रुकना। उसके बाद अगर मैं बताऊं 1960 में इंडिया ने गोल्ड नहीं जीता। 1960 में इंडिया ने गोल्ड नहीं जीता। हम हार गए थे फाइनल में किससे? पाकिस्तान से। हम सिल्वर जीते थे। लेकिन उसके बाद अगले साल 4 साल बाद हमने पाकिस्तान को हराकर फिर से क्या जीत लिया? गोल्ड। तो अगला गोल्ड फिर से इंडिया ने कब जीता? 1964 के अंदर। 1964 के अंदर। फिर उसके बाद 68 में हम गोल्ड नहीं जीत पाए थे, ब्रॉन्ज ही जीते थे। 72 के अंदर भी ब्रॉन्ज ही जीते थे। 76 में कुछ नहीं जीते। अगला 1980 का जो हुआ था उसमें भी हमने क्या जीता? गोल्ड। और आखिरी इंडिया ने हॉकी में गोल्ड 1980 में ही जीता था। और यही हमसे पूछा है इसने क्वेश्चन ने कि 1928 से 1980 तक इंडिया ने कितने गोल्ड जीते? तो बताओ 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6 और 2 ये हो गए, कितने? 8। इंडिया ने टोटल कितने गोल्ड जीते दोस्तों हॉकी के अंदर? 8 गोल्ड मेडल जीते। कितने गोल्ड जीते हैं अगर इंडिया ने पूछे तो? इंडिया ने 8 गोल्ड जीते हैं। जबकि अगर सिल्वर पूछता तो एक मात्र कब का? 1960 वाला। 1960 में इंडिया ने क्या जीता था? सिल्वर जीता था। फाइनल में पाकिस्तान से हार गए थे। ठीक है। जबकि ब्रॉन्ज कितने जीते? तो 4 जीते हैं। 1968 में, 1972 में, ठीक है, उसके बाद 2020 में और इस साल 2024 में हुआ है। ठीक है। इन चारों में इंडिया ने क्या जीता दोस्तों? ये हॉकी का बता रहा हूं, ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और अब तक इंडिया ने टोटल गोल्ड कितने जीते हैं? तो 8 तो हॉकी में जीते हैं, 2 उसके अलावा हमने इंडिविजुअल गेम में जीते हैं। एक तो नीरज चोपड़ा ने 2020 में जीता था, इस बार तो सिल्वर जीता था। और उससे पहले शायद गगन नारंग ने आपका शूटिंग के अंदर जीता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो यहां तो हॉकी की बात हो रही, तो हॉकी में हमने 8 गोल्ड जीते हैं। गगन नारंग ने शायद अभिनव बिंद्रा ने जीता था। गगन नारंग ने अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। तो वो इंडिविजुअल हो गया। 2 इंडिविजुअल है, अभिनव बिंद्रा वाला और नीरज चोपड़ा वाला। और उसके अलावा 8 आपके हॉकी के अंदर गोल्ड मेडल है। तो हमारा अब क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा था? हमसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि 1928 से 1980 के बीच में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड कितने जीते हैं? तो 8 गोल्ड जीते हैं। कितने गोल्ड जीते हमने? 8।
ठीक है। सिल्वर इस दरमियान पूछता इस दरमियान तो सिल्वर हमने केवल एक ही जीता 1960 में। ब्रॉन्ज इस टाइम के दौरान पूछता था 2 और ओवरऑल ब्रॉन्ज इंडिया ने कितने जीते हैं? 4 हॉकी में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से मुद्रा को अन्य भौतिक परिसंपत्तियों से अलग किया जा सकता है और जो मूल्य के संचालन का कार्य कर सकते हैं? इंग्लिश में, ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस कैन मनी बी डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर फिजिकल एसेट्स दैट कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। कुल मिला के कहना क्या जा रहा, समझो कि इसमें से कौन सी ऐसी आपको मनी की विशेषता दिखती है अन्य एसेट्स के तुलना में, क्या ये चीज केवल आपको मनी में ही दिखेगी और बाकी वाले एसेट्स में नहीं दिखेगी? क्या बाकी वाले एसेट्स को, मकान को क्या एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते हैं? क्या गाड़ी को वैसे तो ले जाओगे, लेकिन गाड़ी को जेब में क्या रख कर ले जा सकते हो? क्या नहीं ना। लेकिन मनी को कितना इजीली अपन एक जगह से दूसरी जगह स्टोर करके ले जा सकते हैं। तो इसमें ये मनी को दूसरों से थोड़ा ये सबसे अलग बनाती है। ठीक है, तो मुद्रा का संचय करना सबसे क्या है, आसान है। तो ये सबसे वो फैक्टर है या रिलेटेबल फैक्टर है जो मनी को अदर एसेट से क्या करता है, फिजिकल एसेट से क्या करता है, अलग करता है। ठीक है, फिजिकल एसेट्स मतलब जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। तो पैसों को भी तो देख सकते हैं, छू सकते हैं, नोट वगैरह को छू सकते हैं ना, मकान को छू सकते हैं, गाड़ी को छू सकते हैं, ये सब आपके फिजिकल एसेट्स होते हैं। इन सबसे मनी सबसे अलग क्या है, तो मनी का इजीली अपन स्टोर कर सकते हैं और इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगला, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को शामिल करना, ये किसका कॉन्सेप्ट था? अपन सब जानते हैं कि अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। तो ये किसका था कॉन्सेप्ट? एक्चुअली में लॉर्ड मैकाले का था। भारत की एजुकेशन में इंग्लिश को घुसाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो लॉर्ड मैकाले को जाता है। एग्जाम में अगर ऐसे ना कर, अगर इस तरीके से लैंग्वेज में पूछे कि भारत में आंग्लवादी शिक्षा का जनक किसको कहते हैं, हु इज नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो आप उत्तर बोलोगे लॉर्ड मैकाले। ये 1835 के अंदर आ गया था, इंडिया के अंदर 1835 में आ गया था विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले। और याद रखना, जो अपन ये कानून वगैरह पढ़ते हैं ना, आईपीसी वगैरह, तो भारत में सबसे पहले इंडियन पिनल कोड आईपीसी की जो धाराएं हैं वो भी इसी लॉर्ड मैकाले ने बनाई थी। तो भारत में 2 चीजों का जनक याद रखना, एक तो इंग्लिश एजुकेशन का, भारत में इसको इंग्लिश एजुकेशन का फादर कहते हैं। इंग्लिश एजुकेशन का क्या कहते हैं, इसको फादर कहते हैं। भारत में आंग्लवादी शिक्षा का जनक कहते हैं। और दूसरा, भारत में आईपीसी इंडियन पिनल कोड की जो धाराएं हैं वो भी इसी बंदे ने बनाई है। लॉ की अच्छी जानकारी रखता था, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बृहत कथाकोश इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो बृहत कथाकोश पुस्तक है इसके लेखक है हरिशेन। हरिशेन बहुत ही फेमस एक राज दरबारी कवि थे, एक राज दरबार के, है ना, राज दरबारी कवि थे। और ये किसके राज दरबार में कवि थे अगर आपसे पूछा जाए, तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त, जिसको अपन भारत का क्या कहते हैं, नेपोलियन। ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको करवाया हुआ है। किसने कहा था? विंसेंट स्मिथ ने कहा था समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। और समुद्रगुप्त के दरबार में थे एक राज दरबारी कवि हरिशेन, और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है बृहत कथाकोश। क्या नाम है? बृहत कथाकोश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनमें से वो कौन सा कारण नहीं है, फोकस करना किस पे, नहीं है, जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जिस वजह से अंतिम वस्तुओं को ऐसा कहा जाता है। तो देखो, इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो क्या, इनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है। ठीक है, इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है। ये उत्पादन प्रक्रम में किसी और चरण से नहीं गुजरेंगी है ना, और इन्हें आगे और संसाधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो देखो, ये तो फाइनल गुड्स की डेफिनेशन है बिल्कुल, कि फाइनल गुड वही गुड होती है जिसमें अब आगे और कुछ किया जाना बाकी नहीं है। अब आप और कुछ नहीं करोगे, सीधा यूज कर लो बस। अरे एक बात बताओ, आटा है तो आटे को सीधा थोड़ी खाओगे, उसको पकाओगे, उससे रोटी बनाओगे, फिर खाओगे ना। तो आटा क्या फाइनल गुड है? नहीं, मध्यवर्ती इंटरमीडिएट गुड है। तो यहां फाइनल गुड की बात हो रही है। तो फाइनल गुड का मतलब ही वो ऐसी गुड जिसमें आप आगे और कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। तो ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है कि आगे इसको संसाधित या परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये उत्पादन प्रक्रम के किसी और चरण से नहीं गुजरेगी, बिल्कुल फाइनल गुड अब किसी और प्रोडक्शन की प्रोसेस से नहीं गुजरेगी। इनका अंतिम उपयोग उपभोक्ताओं के द्वारा होता है, बिल्कुल फाइनली। फाइनल गुड का मतलब है कि फाइनली बस अब कंजप्शन इसका किया जाएगा, किसके द्वारा? कंज्यूमर के द्वारा। तो ए, सी और डी ये तो सही है, जबकि इनका उपभोग सबसे आखिर में किया जाता है, ये कोई जरूरी नहीं है। ऐसा थोड़ी कि उपभोग आखिर में करो पहले करो, ये थोड़ी, बस उपभोग कर लो उसके बाद इसका कोई सेंस नहीं। तो इसका एक्चुअल में जो स्टेटमेंट बी है वो एक्चुअल में गलत है, और हमको यही चुनना था कि इसमें से कौन सा सही नहीं है स्टेटमेंट, तो वो आपका है बी, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी। भारत के किस शहर को उसके ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण ड्रेटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये तो चलो इसने बता दिया, कभी कभार सीधा पूछेगा कि भारत के किस शहर को ड्रेटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो ड्रेटाइट ऑफ इंडिया कहा जाता है चेन्नई को। अब ड्रेटाइट क्या है? तो ड्रेटाइट एक शहर है, डेट्रॉइट एक शहर है, कहां का? यूएसए का, जो बहुत ही फेमस है किसके लिए? अपने गाड़ियों के उत्पादन के लिए। और गाड़ियों को अपन क्या बोलते हैं? ऑटोमोबाइल। तो विश्व में ऑटोमोबाइल सिटी किसको कहा जाता है? ड्रेटाइट को कहा जाता है।
ठीक है। और भारत में ऐसी गाड़ियों का शहर किसको कहते हैं, तो वो कहते हैं अपन वाहनों का शहर कहते हैं किसको, चेन्नई को कहते हैं। ठीक है। बाकी डेट्रॉइट है क्या, मैंने आपको बता दिया, डेट्रॉइट एक शहर है कहां का, यूएसए का, जो अपने गाड़ियों के उद्योग के लिए बड़ा फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट अगला, आरबीआई ने किस वर्ष माइक्रो फाइनेंस ऋणों के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है, इन विच ईयर डिड आरबीआई इंट्रोड्यूस द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन, है ना, जो माइक्रो फाइनेंस लोन है उसके लिए पूछ रहा है कि आरबीआई ने किस वर्ष के अंदर अपनी जो है वो एक पॉलिसी जारी की है। तो इसका है फरवरी 2022 में, तो यहां पर ऑप्शन 2022 ही आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो 2022 में आरबीआई ने एक पॉलिसी बनाकर पेश की थी, जिसमें ऐसे जितने भी लोग हैं जो लोन ले रहे हैं या उससे जुड़े हुए लोग हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो उनके कुछ कानूनी हितों का ध्यान रखे, इसके लिए बैंकों के लिए आरबीआई ने एक पॉलिसी जारी की माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे छोटे ऋणों के लिए। तो वो पॉलिसी कब जारी की थी, फरवरी 2022 के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट अगला, पेरिस ओलंपिक में अभी जो हाल ही में अभी हुआ पेरिस के अंदर 2024 में अभी हुआ ना, अभी अगस्त में, तो इस ओलंपिक में आपको पता हो तो भारत के खिलाड़ी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जिसका नाम है अमन सहरावत। क्या नाम है, अमन सहरावत। कौन से खेल के अंदर, कुश्ती में। तो वो कितने किलोग्राम कैटेगरी से लड़े थे दोस्तों, तो आपको याद रखना है 57 केजी। कितने केजी, 57 किलोग्राम के अंदर अमन सहरावत ने दोस्तों जीता है कौन सा मेडल, ब्रॉन्ज मेडल बोले तो हिंदी में बोले तो कांस्य पदक। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद हमने कहां से लिया है। तो दोस्तों चाहे राष्ट्रपति हो चाहे उपराष्ट्रपति हो, दोनों ही पद हमने लिए हैं कहां से, संयुक्त राज्य अमेरिका बोले तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चाहे प्रेसिडेंट का पद हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट का पद हो, पोस्ट दोनों ही हमने दोस्तों कहां से ली है, यूएसए से ली है। नेक्स्ट अगला, भारत का रक्षा निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2024-25 की पहली तिमाही में कितने परसेंट, ये पूछ रहा, बताओ क्या हो गया, बताओ कितने परसेंट से अगर आपसे पूछा जाए बताओ बढ़ गया है। तो याद रखना ये बढ़ गया है आपके लगभग 78%। ये तो छोटा सा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, 78% से क्या हो गया है, बढ़ गया है। नेक्स्ट, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा अक्षर कोड कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के बड़े हिस्से में पाए जाने वाले शुष्क सर्दियों के मौसम के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु को दर्शाता है। कईयों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा क्या है क्या नहीं है। तो मैंने एक बार शायद पहले भी आपको किसी मॉक टेस्ट में बताया था, अपन ज्योग्राफी के अंदर जब क्लाइमेट पढ़ते हैं तो अलग अलग भूगोलवेताओं ने अपना क्लाइमेट, पूरे वर्ल्ड को क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कुछ हिस्सों में बांट रखा है, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। तो वैसे एक भूगोलवेता था जिसका नाम था कोपेन। कोपेन ने दुनिया को कैसे बांटा, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बता देता हूं। ये पूरी हमारी अर्थ है, ये बीचों बीच आपको पता है कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, या फिर इसी को अपन बोलते हैं भूमध्य रेखा, या फिर इसी को अपन बोलते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, अब आपको पता है क्या एक्चुअल में कोपेन ने क्या किया, बोला जो भी इलाका 0 डिग्री के आसपास है उसको, उस इलाके के क्लाइमेट को इसने दर्शाया किससे, ए से। फिर थोड़ा ऊपर वाले इलाके के क्लाइमेट को इसने दर्शाया बी से, फिर ऊपर वाले को दर्शाया सी से, फिर ऊपर वाले को दर्शाया डी से, और फिर ऊपर वाले को दर्शाया ई से। ए का मतलब इसने बोला इक्वेटर के आसपास जहां पर गर्म जलवायु है। ठीक है, बी हालांकि बस इसने डेजर्ट के लिए बताया था। सी बोला ए से थोड़ी आपकी कम गर्म जलवायु, डी ठंडी जलवायु है, और ई एकदम आपकी पोलर जलवायु है, एकदम और भी ज्यादा ठंडी जलवायु है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, इक्वेटर के आसपास या इक्वेटर के पास ऊपर की तरफ कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो बताओ, या नीचे भी आओगे तो ए बी सी डी ऐसे ही चलेगा। तो बताओ इक्वेटर के आसपास या कर्क रेखा के आसपास ये वाला इलाका कौन से क्लाइमेट में आएगा, बताओ ए वाले में आएगा। तो अब जरा देखना, तो ए वाले के अंदर एक ही ऑप्शन है आपका कौन सा, ए डब्ल्यू। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए डब्ल्यू, क्योंकि हमने कहां से पकड़ा, बताओ, हमने पकड़ा इसको कहां से, हमने देखो उष्णकटिबंधीय जलवायु, तो वैसे भी उष्णकटिबंधीय जलवायु, या इंग्लिश में बोले तो कौन सी आपकी, इंग्लिश में बोले तो आपको ये वाला वर्ड पकड़ना था कौन सा, ट्रॉपिक ऑफ, ये कैंसर है, कैंसर क्या होता है, कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब उष्णकटिबंधीय जलवायु, और तो इक्वेटर के आसपास और कर्क रेखा के आसपास ये वाला कौन सा इलाका होता है आपका, ए वाला है क्लाइमेट में कोपेन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगस्त 2024 में नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह भी अपन ने हाल ही में किसी और मॉक टेस्ट में भी देखा था। तो हाल ही में दोस्तों भारत के नए जो गृह सचिव, होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो है गोविंद मोहन। हमारे गृह मंत्री तो अमित शाह है, और गृह सचिव बने हैं कौन, गोविंद मोहन। अगला है, इनमें से कौन सी श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, श्रीलंका की है। तो दोस्तों श्रीलंका की, अब देखो मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं है, आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। बिहू पता है कहां का, भारत के असम राज्य का है। कथक कहां का है, तो नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है कथक, हालांकि शास्त्रीय। भरतनाट्यम कहां का है दोस्तों, ये तमिलनाडु का है।
कहाँ का है? तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। बिहू क्लासिकल तो नहीं है, फोक डांस है, लेकिन है कहाँ का? असम का। तो बच गया एक ही ऑप्शन, कौन सा? कैंडियन। अब चाहे नहीं भी पता तो भी आप आराम से बोल देते कि इसमें से श्रीलंका का कौन सा डांस है, तो उसका नाम है दोस्तों क्या? कैंडियन नृत्य। कौन सा नृत्य? कैंडियन नृत्य। तो कभी कभी अपने को ऑप्शन को भी अच्छे से देखना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शख्सियतों में से, बोला ये जो 4 इंसान आपके सामने दे रखे, इनमें से किसको कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से भी जाना जाता है? कर्नाटक संगीत की रानी। तो दोस्तों कर्नाटक संगीत की रानी के नाम से जाना जाता है, ये है एमएस सुब्बलक्ष्मी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो एमएस सुब्बलक्ष्मी को कर्नाटक संगीत की क्या कहते हैं? रानी कहते हैं। नेक्स्ट अगला, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो क्रिस्टलीय ठोस, जो सॉलिड होता है ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे रवेदार पार्टिकल्स होते हैं, क्रिस्टल बने हुए होते हैं, उसकी विशेषताओं को बताता है। तो जो क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं उसकी विशेषता में से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही तरीके से बताता है? तो पहली बात तो सॉलिड है ना, तो उसको गर्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा? द्रव, लिक्विड बन जाएगा। तो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है आपका कौन सा? स्टेटमेंट नंबर 4, गर्म करने पर अचानक ठोस से द्रव में बदल जाता। बिल्कुल। देखो नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मल सॉलिड होता है ना, जिसमें रवे ऐसे क्रिस्टल नहीं बने होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं पिघलने में। लेकिन जो दानेदार वाले जो क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, उनको जैसे ही गर्म करोगे तो तुरंत से क्या हो जाते हैं? द्रव में तब्दील हो जाते हैं। ये क्रिस्टलिन सॉलिड की सबसे खास बात होती है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? डी। चेंजेस एब्रप्टली फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड व्हेन हीटेड। जल्दी से, तुरंत ही, फटाफट सॉलिड से क्या बन जाते हैं? लिक्विड बन जाते हैं जब उनको गर्म किया जाता है। अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों CH3OH के एक मोल के परमाणुओं की संख्या को सही रूप से दर्शाता है? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आओ मैं आपको बताता हूं क्या है क्या नहीं है। देखो दोस्तों, 9th क्लास में अपन एक वर्ड पढ़ते हैं मोल कॉन्सेप्ट करके, एक एवोगाद्रो नंबर पढ़ते हैं। अगर आपने पढ़ा हो तो क्या पढ़ते हैं दोस्तों? एवोगाद्रो नंबर, एवोगाद्रोज नंबर, जिसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं NA से। N मतलब नंबर, A मतलब एवोगाद्रो। एवोगाद्रो क्या है? एवोगाद्रो संख्या, तो मैं आपको बताता हूं। देखो एवोगाद्रो संख्या के अंदर, देखो मैं आपको पहले समझाता हूं होता क्या है। जैसे एक बात बताऊं, मैं मार्केट में गया, मैंने बोला एक काम कर भाई, फटाफट 1 दर्जन केले दे। क्या दे? 1 दर्जन केले दे। तो वो समझ जाएगा ना 1 दर्जन का मतलब कितने केले देने इसको? 12। क्यों? 1 दर्जन मैं केले लूंगा, क्यों? मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि 1 दर्जन सेब दे सकता है, लेकिन मैं इसको ये नहीं बोल सकता 1 दर्जन नारंगी दे सकता है। तो दर्जन का मतलब ये नहीं कि दर्जन केले के लिए यूज होगा, दर्जन एक संख्या को बताता है। कितने? 12। अगर 1 दर्जन केले बोलूंगा तो 12 केले देगा, 1 दर्जन नारंगी बोलूंगा तो 1 दर्जन मतलब 12 नारंगियां देगा। तो वैसे वैसे आप समझने की कोशिश करो। जैसे मैंने बोला एक जोड़ी, भाई 1 जोड़ी ये दे, तो 1 जोड़ी का मतलब कितनी संख्या में चीज देगा मेरे को? वो 2। तो वैसे के वैसे ऐसे ही एक संख्या के लिए एक नंबर यूज होता है, और वो वर्ड यूज होता है आपका कौन सा? मोल। पता कौन सा वर्ड यूज होता है? वो एक वर्ड यूज होता है मोल। तो अगर मैं बोलूं 1 मोल दे, क्या 1 मोल केले दे या 1 मोल सेब दे, तो उसमें वो कितने मेरे को देगा? तो इसकी एक संख्या बराबर होती है। जैसे 1 दर्जन बराबर कितने होते हैं? 12। 1 पेयर बराबर कितने होते हैं? 2। तो 1 मोल बराबर कितना होता है वैल्यू दोस्तों? तो 1 मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। मतलब आपके कितने जीरो हो गए? 23 जीरो। इतनी संख्या होती है 1 मोल की। और तो इतनी संख्या किस में यूज होती है? परमाणुओं में। देखो कोई भी आप चीज उठाओ, उसमें बहुत सारे एटम होते हैं ना, तो मैं बोलूं उसमें 1 मोल एटम है, 2 मोल एटम है, 3 मोल एटम है। तो 1 मोल का मतलब क्या है? तो किसी भी चीज में मैं बोलूंगा इसमें 1 मोल एटम है, तो 1 मोल का मतलब ये होता है दोस्तों क्या? 1 मोल का मतलब होता है आपका 6.02 इंटू 10 की पावर 23। क्लियर है? अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा है कि CH3OH, जिसको अपन क्या कहते हैं? मिथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसको अपन मिथेनॉल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको अपन मिथेनॉल भी कहते हैं। हमसे पूछा है कि जो CH3OH मिथेनॉल है, इसका 1 मोल ही है। इस पूरे कंपाउंड का कितना मोल है? 1 मोल ही है। तो इस पूरे कंपाउंड के 1 मोल में, पूरे मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? परमाणुओं की संख्या बताओ। इस मिथेनॉल का 1 मोल के अंदर बताओ नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, परमाणुओं की संख्या कितनी है, हमसे पूछिए। तो बताओ। तो पहले तो सबसे पहले एक चेक करो, यहां पर C मतलब कार्बन कितना हमारे पास? 1। हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 3। यहां 3 है, लेकिन एक हाइड्रोजन और है, तो 3 + 1 कितने हो गए? हाइड्रोजन 4। यहां 3 भाई, वैसे देखो तो CH और O 3 तो एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन यहां पर कितनी है? तो ऑक्सीजन 1 ही है। तो कार्बन कितना है इसमें मिथेनॉल में? 1। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4। और ऑक्सीजन कितनी है? 1। अब अपने को ये पूछा है कि बताओ इस मिथेनॉल के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है? तो सबका कितना मोल है बताओ? 1 मोल है। तो यहां पर पहले देख लो टोटल, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कितने आपके है आपके ये यहां पर मोल, कितने मोल बनेंगे? तो पहले बताओ कार्बन यहां पर कितना? 1। हाइड्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितना? 1। तो कुल मिला के बताओ ये सब कुल मिला के कितने हो गए? 6। कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए।
कितने हो गए 6। तो यहां पर कितने मोल हो गए 6। तो अब बताओ 6 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? तो 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं? तो वो हम जानते हैं 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो कुल मिला के यहां पर ऐसे कितने हो गए 6। तो 6 को इंटू करो तो 6.602 इंटू 10 की पावर 23। तो 6 को 6 से इंटू करो कितना हो जाएगा दोस्तों? लगभग 3 पॉइंट कितना हो जाएगा दोस्तों 6, है ना भाई? ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 36, ठीक है। तो 36 पॉइंट आपका कर दो 02 ऐसे करके और इंटू कर देना, लगभग कितना हो जाएगा 10 की पावर 23। और अगर एक जीरो में इधर बढ़ा दूं तो इधर की तरफ कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 3.6 और इंटू कितना हो जाएगा उधर एक जीरो बढ़ा दूं इस तरफ तो 10 की पावर कितना हो जाएगा 24। कुछ भी नहीं किया भाई। एक मोल का मतलब क्या होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। तो मुझे देखना यहां पर ऐसे कितने मोल, एक मोल में इतने परमाणुओं की संख्या होती है, इतने एटम्स होते हैं। तो अब मेरे को बोला है कि इसके अंदर कितने एटम होंगे। तो पहले मैं देखूंगा मोल कितने बन रहे हैं। ये 1 है तो 1, ये 4 है तो 4 और ये 1 है तो 1। तो 4 और 2 टोटल कितने हो गए 6। तो 1 मोल बराबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। टोटल हमारे पास ऐसे कितने बने बताओ 6। तो 6 मोल के अंदर संख्या कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी लगभग 3.6 इंटू 10 की पावर 24। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सेकंड। नेक्स्ट, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये तो क्वेश्चन न जाना अपने बार अपन ने कितनी बार मॉक टेस्ट में देख लिया। रण उत्सव का संबंध दोस्तों किससे है? गुजरात से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उन मूलभूत प्रश्नों में से एक नहीं है जिसका प्रत्येक समाज को जवाब देने की आवश्यकता है? ये इकोनॉमिक्स के अंदर अपन एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों, क्या कि अपन एक पढ़ते हैं क्या कि जो वस्तुएं हमारे पास, पहली बात तो वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाए। सेकंड हमारे पास ये समस्या आती है किन वस्तुओं और सेवाओं का अपन उत्पादन करें। एक तो पहले तो ये आती बताओ क्या कि किन वस्तुओं और उत्पादों का अपन या किन वस्तुओं और सेवाओं का अपन उत्पादन करें, किन का करें, एक तो ये समस्या आती है। दूसरा, फिर अगर ये हमने तय कर लिया अच्छा किन का करना है तो फिर करें कैसे, और एक बार ये भी देख लिया कि कैसे करें तो फिर समस्या हमारे पास आती है। अब एक बार वस्तु सेवा हमारे पास बन गई है, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, वितरण कैसे करें। तो किसी भी अर्थशास्त्र की याद रखना 3 समस्याएं मानी जाती है। किसी भी अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था बोले तो इकोनॉमी में 3 याद रखना क्या मानी जाती है? प्रॉब्लम्स मानी जाती है। 3 प्रॉब्लम्स मानी जाती है। कौन सी 3 प्रॉब्लम मानी जाती है? क्या उत्पादन करें, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें, इंग्लिश में बोले तो व्हाट टू प्रोड्यूस। अगला, किसके लिए या कैसे, किसके लिए नहीं ज्यादा बेहतर, कैसे, कैसे उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, और एक बार उत्पादन होने के बाद उसका वितरण कैसे करें, या किसके लिए उत्पादन करें, किसके लिए उत्पादन करें, whom to produce, whom to produce का मतलब क्या है? मतलब एक बार आपने जो उत्पादन कर दिया वो किस में बांटोगे, कौन से क्षेत्र के अंदर उसको बांटोगे। तो ये अर्थव्यवस्था की 3 समस्या होती है, क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए। किसके लिए का मतलब वितरण कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। तो अब एक बात बताओ, वस्तु का उत्पादन कैसे, तो ये कैसे वाली समस्या होगी, और किन किन क्या उत्पादन कौन से का करें और उनका वितरण कैसे करें। तो ये तो 3 समस्याएं हैं, ये कोई है ही नहीं, ये तो चौथे का कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी। उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या उत्तर होगा इसका? इसका उत्तर होगा दोस्तों डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य इन्फोर्स करने, मतलब मौलिक कर्तव्य मान ली कोई तो बाध्यकारी नहीं है। बाध्यकारी प्रवृत्ति के कौन होते हैं दोस्तों? बाध्यकारी प्रवृत्ति के हैं मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, चाहे आपको जचे चाहे नहीं जचे फॉलो करना ही करना है। लेकिन मौलिक कर्तव्य कोई बाध्यकारी प्रवृत्ति के नहीं होते, तो संविधान इन्हें सीधे लागू करने का प्रावधान नहीं करता, ठीक है, एकदम कंपल्सरी नहीं है। 45 नेक्स्ट अगला, इनमें से सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो बोला आयकर एक अप्रत्यक्ष कर है। दिखती आयकर, इनकम टैक्स सीधा डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जिस पर लगा है वही चुकाएगा, ऑब्वियस बात है। तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, अप्रत्यक्ष बोल रखा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। अगला, वस्तु एवं सेवा कर प्रत्यक्ष कर है, उल्टा बोल दिया। जीएसटी बोला डायरेक्ट टैक्स है, नहीं, जीएसटी तो इनडायरेक्ट टैक्स है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। नागरिकों से लोन लेना राजस्व प्राप्ति, नहीं, लोन अगर कोई गवर्नमेंट लोन के माध्यम से पैसा लेती है तो वो हमेशा कैपिटल रिसिप्ट्स होती है, पूंजीगत प्राप्तियां होती है, तो ये भी गलत है।
तो फिर ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वसूल की गई फीस और जुर्माना एक गैर कर प्राप्ति, बिल्कुल, जो किसी पर फाइन लगाकर या जुर्माना लगाकर या लाइसेंस के रूप में जो सरकार के पास पैसा आता है, ये सरकार की नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है, गैर कर प्राप्तियां होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही था आपका, सी एकदम क्या है, सही है। फीस एंड फाइनेंस कलेक्टेड इज एज नॉन टैक्स एसेट, बिल्कुल एकदम सही है। इसमें नॉन टैक्स में आप लाइसेंस का भी बोल सकते हो। नेक्स्ट अगला, जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सितंबर में पद छोड़ देंगे, जिससे राजनीतिक घोटालों से प्रभावित 3 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। जापान की मुद्रा क्या है, ये तो फालतू की बातें बोल दी पूछना बस यही चाह रहा था कि जापान की मुद्रा क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है दोस्तों, येन। जापान की मुद्रा क्या है, येन, क्योंकि फ्रैंक किसकी मुद्रा है दोस्तों, फ्रांस की। यूरो किसकी है, यूरोपियन यूनियन की। और डॉलर किसकी है, तो डॉलर बहुत से, जिसमें यूएसए के तो यूएस डॉलर बोलो, सिंगापुर के तो सिंगापुर डॉलर, ऐसे अपना अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, ओके। अगला, इनमें से कौन सा नृत्य गुजरात राज्य का एक लोक नृत्य है, तो दोस्तों टिप्पणी नहीं, एक्चुअली नाम होता है टिप्पानी। क्या नाम होता है, टिप्पानी, इंग्लिश में से लिखा हुआ है टिप्पानी। तो टिप्पानी दोस्तों कहां का है, गुजरात का है। अगर पूछे फाग और धमाल, ये दोनों दोस्तों कहां के नृत्य हैं, लोक नृत्य हैं, हरियाणा के। फाग और धमाल कहां के दोस्तों, हरियाणा के। और ये जो ढिमसा है आपका दोस्तों, ये ढिमसा कहां का है, ये है आपका आंध्र प्रदेश का। ढिमसा कहां का है दोस्तों, ढिमसा एक फोक डांस है दोस्तों, और ये कहां का है, ये है आंध्र प्रदेश का। कहां का है, ये है दोस्तों आंध्र प्रदेश का। क्लियर है, कहां का है, आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक जोग जलप्रपात किस नदी पर है दोस्तों, तो यह है आपका शरावती नदी पर। कहां पर है शरावती नदी, कर्नाटक के अंदर। और वैसे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, भारत का हाईएस्ट सबसे ऊंचा जो वाटरफॉल, अगर सबसे ऊंचा वाटरफॉल पूछे तो फिर वो है दोस्तों कुचिकल जलप्रपात। कौन सा है, कुचिकल। और कुचिकल कौन सी नदी पर है, वराही नदी पर है, वराही नदी पर। और ये भी कहां पर है दोस्तों, ये भी आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, जबकि जोग जलप्रपात शरावती नदी पर, और ये भी कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। और याद रखना दोस्तों, जोग जलप्रपात का एक और नाम, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं, या फिर इसी का एक और नाम है, इसी को गरसोपा जलप्रपात भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसी को महात्मा गांधी, इसी को गरसोपा, या इसी को जोग जलप्रपात बोलते हैं। लेकिन इससे भी ऊंचा है कुचिकल वाटरफॉल, जो कि वराही नदी पर है। कहां पर, कर्नाटक में। ठीक है, नेक्स्ट, इस मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि एक जाति है एझावा। तो एझावा जाति से आने वाले एक समाज सुधारक हुए जिनका नाम है नारायण गुरु, जिन्होंने जाति विरोधी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था। उनका जन्म भारत के किस राज्य के अंदर हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों नारायण गुरु का जो संबंध है वो केरल राज्य से। कहां से है, नारायण गुरु का संबंध दोस्तों केरल राज्य से। तो इसी के साथ दोस्तों अपना ये वाला मॉक टेस्ट भी कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी अच्छे से, और फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप गलत नहीं करोगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अपन नेक्स्ट अगले मॉक टेस्ट के अंदर उनके अगले सॉल्यूशंस के साथ। ओके, थैंक यू।